नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। सरकार के मुख्य नेताओं ने ये बहुत दावा किया था कि इस पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये पुराने संसद भवन से लाख गुना इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, लेकिन ये सब उनके वादे और दावे खोखले साबित हुए। देखिए, जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं द्वारा संसद भवन के अंदर प्रवेश करना और वहाँ जो है इस तरह का स्मोक का फैलाना, ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से 13 दिसंबर को जो एक घटना घटित हुई थी संसद भवन पर, जिसमें कुछ हमलावरों द्वारा जो कानून व्यवस्था को तोड़ते हुए संसद भवन के अंदर प्रवेश करके और जो एक स्मोकिंग जो बम चलाया था उसके अंदर, तो उसको देखते हुए हम आज अपने देश के समाजसेवियों के साथ में उपस्थित हैं। और जिस प्रकार से जो घटना घटित हुई है संसद भवन पर, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आज के जो हमारे समाजसेवी सर? जो घटना घटित हुई है संसद भवन पर, उसको देखते हुए आप सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्या वो सही है या गलत है? क्या कहना है इस घटना पर? रेंजर टीवी इंडिया, सर्वप्रथम आपको हार्दिक शुभकामना है। यह 13 दिसंबर को देश की संसद पर जो हमला हुआ है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। 13 दिसंबर को पहले बीजेपी सरकार में इस संसद पर हमला हुआ था, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। उस समय काफ़ी देश को क्षति हानि हुई थी। अभी भी जो है नई संसद में है, करोड़ों अरबों रुपए से ये नई संसद बनी है, फिर भी सुरक्षा में ये चूक हो गई। साथियों, ये सरकार की पूरी तरह नाकामी है। तीनों स्टेटों में जो चुनाव हुआ है, पूरे देश की चर्चा थी कि चुनाव बीजेपी ने ईवीएम से चुनाव जीता है। इस ईवीएम के खिलाफ 1500 FIR सुप्रीम कोर्ट में है। इस मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए संसद पर यह हमला हुआ है। हम तो यही कह सकते हैं कि इसमें इन लोगों की साजिश है, क्योंकि जिस MP के सांसद के पास से जिन लोगों की एंट्री हुई थी उसको हाईलाइट नहीं किया, उसके खिलाफ कोई चर्चा नहीं है। सारा मीडिया शांत बैठा हुआ है। और जो लोग संसद में घुसे ये बम भी चला सकते थे, लेकिन देश में जो बेरोजगारी है उसको दिखाना चाहते हैं कि आप देश में सुरक्षा के नाम पर अरबों खरबों रुपये खर्च कर रहे हो, लेकिन सुरक्षा आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। और देश में बेरोजगार लोग, युवा बेरोजगार जो है भुखमरी के कगार पर है। तो यह सरकार पूरी तरह नाकाम है। और जो देश के सारे संसद शासक लोग जो है तो देश को चलाते हैं, कानून व्यवस्था के वहाँ से वो नियम बनते हैं, ये सारी नाकामी जो सरकार की है। और नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने धरपकड़ लगा रखी है। लेकिन इसमें सरकार की साजिश की बू आती है कि इन्होंने ईवीएम के ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा चलाया है। हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप सभी को जय भीम, नवोदय। सर, जो घटना घटित हुई है संसद भवन पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रेंजर टीवी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि वे समय समय पर अपने विचारों के माध्यम से समाज की जो समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं, उन पर लोगों के विचार लेते हुए देश के और जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। 13 दिसंबर की जो घटना है संसद पर, जो जिसे आक्रमण बताया जा रहा है, उसके विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद नया संसद भवन बनाया
और उस संसद भवन में इतनी आसानी से बाहर के लोग प्रवेश कर जाते हैं और उसका एक प्रकार से अटैक का रिहर्सल करते हैं, क्योंकि वह कोई अटैक नहीं था। क्योंकि अटैक होता तो हो सकता है हमारे देश के नेताओं की या समाज के एक प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का कुछ न कुछ नुकसान अवश्य होता, लेकिन ये एक रिहर्सल था। और रिहर्सल हमें तो यही लगता है कि ये जानबूझ के कराया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के माध्यम से उन लोगों को संसद में प्रवेश मिला या जो भी जिस व्यक्ति ने पास दिया, उस पास के माध्यम से उन्होंने इसमें प्रवेश किया, उस व्यक्ति पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो 6 लोग पकड़े गए वो लोग हैं जिन्होंने उस व्यक्ति के कहने के अनुसार संसद में प्रवेश किया। तो प्रवेश करने वाला ज़्यादा गुनहगार है या प्रवेश कराने वाला ज़्यादा गुनहगार है? हमारी नज़र में जिस व्यक्ति के माध्यम से उन लोगों को उसमें प्रवेश मिला वो ज़्यादा गुनहगार है, क्योंकि ऐसे तो आप किसी को भी पास दे देंगे। जो अच्छे लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, वो एड़ी घिस घिस करके पीछे पर लगे रहते हैं मंत्रियों के, एमएलओ के, एमपीओं के कि हमें पास दे दो, हमें संसद भवन जाना है, हमें वहाँ की कार्रवाई देखनी है। तो ये लोग पास नहीं इशू करते। उन लोगों को कैसे पास इशू कर दिया इन्होंने? बिना उनकी जानकारी के, बिना उनकी किसी आइडेंटिफिकेशन के कैसे पास इशू कर दिया? और पास इशू कर दिया, ठीक है, वो लोग पकड़े गए तो उस व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं जिसने पास इशू किया? वो लोग क्या बता सकते हैं? वो लोग तो उसका कभी नाम नहीं लेंगे। हाँ? उनकी जान भी चली जाए वो उसका नाम क्यों लेंगे? लेकिन हमारे पास तो दस्तावेज है, हमारे पास प्रूफ है, उस व्यक्ति का लेटर पैड है, उसके नाम के माध्यम से पास इशू हुए हैं, तो उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? आप पत्तों को सींच रहे हैं, जड़ को सींच रहे हैं, नहीं रहे हो, तो पेड़ कैसे फल देगा? पेड़ फल जब देगा जब आप उसकी जड़ को सींचेंगे। और ये जो हमारे दूसरे साथियों ने कहा है कि ईवीएम से ध्यान भटकाने के लिए ही ये सब कुछ किया गया है, इसमें भी सच्चाई है। क्योंकि जब भी कोई ऐसा काम होता है तो हमारी सरकार के द्वारा कोई न कोई ऐसा एक नया शगुफा छोड़ा जाता है जिससे देश की जनता का ध्यान उस शगुफे की ओर जाए और जो मेन मुद्दा है वो पीछे छूट जाए। और इसमें केवल जो सरकार है उसी की गलती नहीं है, इसमें गलती सभी पार्टियों की है, क्योंकि वहाँ हर पार्टी के व्यक्ति हैं, किसी भी पार्टी के व्यक्ति को नुकसान हो सकता था। तो ये सभी पार्टी के व्यक्ति एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, नहीं तो दूसरी पार्टियों को विरोध करना चाहिए। और जिन पार्टियों को ईवीएम से दिक्कत है वो इलेक्शन में भाग क्यों लेते हैं? वो क्यों नहीं उसका बहिष्कार करते? बहिष्कार करके बैठ जाएं, हम ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है, हम अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, ना हम इलेक्शन में भाग लेंगे। देखो कैसे इलेक्शन हो जाएगा, केवल एक ही पार्टी थोड़ी इलेक्शन करा लेगी। तो ये कुछ तो आरोप है और कुछ आरोप वास्तव में है, दोनों ही बातें हैं। अगर दिक्कत है ईवीएम से, कोई इलेक्शन में सम्मिलित ही नहीं हो, इलेक्शन होगा नहीं। और वो तो करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये लोग खाली बोलते ही बोलते हैं, एक्शन कुछ नहीं करते, रोड पे कोई नहीं आता। तुम किसी बात को मनवाना चाह रहे हो तो रोड पे तो आओ, त्याग तो करो कुछ। और आप घर बैठे ही सब कुछ करना चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा? इसलिए हम यही कह रहे हैं कि इसमें जितने भी हमारे संसद में एमएलए, एमपी पार जो बैठते हैं, उन सभी की कमी है, उन सभी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जिस व्यक्ति के नाम पर पास इशू हुआ है उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, तब ये काम बंद हो सकता है। नहीं तो आज को तो वे रिहर्सल करने आए, कल को तो सच में आ जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, जिस प्रकार से जो हमारे संसद भवन पर जो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जो हमला किया गया था, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे इस जो घटना पर कि हमारी जो सरकार है उसके सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी थी या सही थी, या क्या कारण रहा इस घटना को घटित होने में? देखिए, पहले तो मैं आपके इस रेंजर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया।
आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब नई संसद भवन बनी थी तो हमारे उनके सरकार के मुख्य नेताओं ने ये बहुत दावा किया था कि इस पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ये पुराने संसद भवन से लाख गुना इसकी सिक्योरिटी अच्छी है। लेकिन ये सब उनके वादे और दावे खोखले साबित हुए और कुछ अराजक असामाजिक तत्वों ने उस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रताप सिम्हा के सिफारिश पर वो संसद सभा का पास प्राप्त किए और उन्होंने अंदर जाकर जो है नारेबाजी की और कलर स्मोक भी छोड़ा। अगर ये सब वो कर सकते थे तो वो कोई भी छोटा मोटा बम भी ले जा सकते थे। इसको ये बहुत बड़ा सुरक्षा का लैप्स है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और ये एक मैसेज ये भी जाता है कि आखिर ये पढ़े लिखे नौजवानों ने अपने बात को उठाने के लिए संसद को ही क्यों चुना। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि शायद इन पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को अपने बेरोजगारी की चिंता है और उससे ये एक बेरोजगारी के ऊपर अपनी बात कहना चाहते थे और देश पर इसमें एक मुद्दा छेड़ने की उनकी इच्छा थी। जो ये बेरोजगारी पर आगे हमारे नेताओं को सोचना चाहिए, इसको जनता तक ले जाना चाहिए, आखिरी लक्ष्य तक बेरोजगारी के ऊपर चर्चा हो जिससे लोग जागरूक हों और बेरोजगारी के खिलाफ वोट दे सकें। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से जो संसद भवन पर जो कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो एक घटना घटित की गई थी, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं द्वारा संसद भवन के अंदर प्रवेश करना और वहाँ जो है इस तरह का स्मोक का फैलाना, ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स है। जैसे समाचार माध्यमों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि लगभग 200 सिक्योरिटी कर्मचारियों का अभी वहाँ डेफिसिट है, कम है सुरक्षाकर्मी। और तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और साथ ही ये जो अंदर जाके संसद भवन में जाके शिक्षित बेरोजगारों द्वारा जो वहाँ उत्पात किया गया है, ये जो है उनके अंदर जो बेरोजगार रहने की वजह से कुंठा पैदा हो रही है, उसका ये परिणाम है। तो सरकार को इस तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो शिक्षित बेरोजगार ये इतने बड़े पैमाने पर देश में बढ़ रही है और जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो इतना बड़ा जो है लोगों के साथ में धोखा किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को कम करके सरकारी नौकरियों में और दूसरे प्राइवेट सेक्टर में भी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। अन्यथा इससे भी बड़ी आगे और दूसरे भी घटनाएं घटित होने का संदेह है। सर, जिस प्रकार से जो संसद भवन पर जो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो अराजक तत्वों द्वारा जो एक घटना घटित की गई, एक तरह से हमला ही हुआ, उसको देखते हुए आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक हमारे देश में ऐतिहासिक घटना है। पार्लियामेंट पर इस तरह के अटैक पहले भी हुए हैं। सरदार भगत सिंह ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर इस देश को अपनी बात कहने का एक तरीका अपनाया था। उसका इरादा पार्लियामेंट में किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन वो अपनी बात को कहने में कामयाब हो गए थे। इसी तरह से इन जो नौजवानों ने, यूँ तो मैं जैसे मेरे साथी ने कहा कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि परिंदा पैर नहीं मारेगा, लेकिन परिंदे ने पैर मार दिए और पार्लियामेंट नहीं बनने के 2 महीने बाद ये मार दिए। वो तो अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। इससे सरकार को और सुरक्षा व्यवस्था को, सुरक्षा एजेंसी को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से हमें बहुत सख्ती बरतनी है। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, नौकरियों से उन्हें वंचित कर दिया गया है, आदमी परेशान है।
उस परेशानी को अपनी बात कहने का तरीका उन्होंने यही अपनाया। किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है उनका, न किसी को मारने का इरादा था और न किसी को जिस्मानी और आर्थिक क्षति पहुंचाने का था, लेकिन अपनी बात कहने में वो कामयाब हो गए। तरीका उनका इस तरह से गलत हो गया, लेकिन अपनी बात को पूरे देश के अंदर उन्होंने अपनी बात कह दी। हर आदमी जानता है कि उन्होंने परेशान होकर की बात कही है। तो इस तरीके से दो मैसेज जाते हैं, एक तो सरकार को ध्यान देना चाहिए बेरोजगारी के खिलाफ, और दूसरी सरकार को सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।